Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 9 history chapter 1. We are continuing the French Revolution. Today we will continue the fourth part or the last part. All the three parts are there. Those who have not seen, we can go through the description to get the same. So today we will discuss did women have a revolution? वुमेन लोग जो थे उनका भी रिवोल्यूशन था क्या? वो भी रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था जो फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था. तो सबसे पहले हम थोड़ा नजर डालेंगे कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, फिर बात करेंगे उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा था. तो ये जो वुमेन थे वो बहुत सारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे. वो जो पार्टिसिपेट किए थे फ्रेंच सोसाइटी का जो रिवोल्यूशन में, बहुत सारे बदलाव लाए थे सोसाइटी में. वो जो काम कर रहे थे, लॉन्ड्री का काम कर रहे थे, कपड़ा साफ करना, अब जो फ्लावर्स बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे, वेजिटेबल्स बेचते थे मार्केट में, और डोमेस्टिक सर्वेंट जैसे कि दूसरे के घर में जाके काम भी करते थे. और बहुत सारे वुमेन जो हैं उनको जॉब नहीं मिलता था क्योंकि उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन सही तरह से नहीं मिल पाता था. और जो वर्किंग वुमेन थे उस काम करने के साथ साथ घर में कुकिंग करते थे, पानी जाके लाते थे, और जो ब्रेड शॉप था उसमें उन जाके लाइन में खड़े होते थे क्यू में, और उनका बच्चों का भी वो ख्याल करते थे. फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में उनका रोल कैसा था. तो इनका जो वॉइस था, उनका जो पार्टिसिपेशन था, वो सारे पॉलिटिकल क्लब्स बहुत सारे बनाए, न्यूज़पेपर्स लिखे, उनका जो डिमांड्स के बारे में सब बताए. ऐसे करके 60 वुमेन्स क्लब बना हुआ था. 60 सबसे फेमस जो क्लब था, पॉलिटिकल क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. ये सबसे फेमस था. तो उनका डिमांड्स क्या था. सबसे पहला डिमांड था राइट टू वोट. दूसरा डिमांड था टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली के लिए इलेक्टेड होना. और तीसरा था टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. पॉलिटिकल ऑफिस जो था उस जगह में उनका अधिकार वो चाहिए था. ये सब उनका डिमांड था. तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जब था अर्ली ईयर्स में, उस समय में द पोजिशन ऑफ वुमेन वाज समथिंग डिफरेंट. वुमेन लोगों का पोजिशन कुछ अलग था. तो कैसा था, हम नजर डालते हैं. रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जब शासन कर रहा था तो वुमेन लोगों का जो सिचुएशन था बहुत इम्प्रूव था. क्या होता था उस समय में, इकट्ठा स्कूल जाने का अधिकार, स्कूल में कंपलसरी गर्ल्स एजुकेशन, और उनका जो पापा, जो वुमेन लोगों का या गर्ल्स का जो पापा थे, वो फोर्स नहीं कर पाते थे कि किसी के साथ भी, या उनके मन जहाँ नहीं था, वुमेन लोगों का जहाँ मन नहीं था, जबरदस्ती शादी नहीं किया जा रहा था. तो फिर क्या हुआ, जो मैरिज हुआ, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फ्री किया गया. मतलब जब चाहे, जैसे कि मेल मेंबर्स जब चाहे वो रजिस्टर्ड करने का जो पहले से नहीं था, ये अभी क्या हुआ, मैरिज को भी सिविल लॉ में इंक्लूड किया गया. और डिवोर्स जो था, 4 नंबर पॉइंट में डिवोर्स जो था वो लीगल किया गया. और बोथ वोमेन भी, अभी वोमेन एंड मेन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो. पहले से सिर्फ मेन था, लेकिन अभी वोमेन भी चाह सकते हैं. और वोमेन लोग जो थे जॉब के लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया था, और बहुत सारे काम में, स्मॉल बिजनेस में उनको रन करने के लिए उनका असिस्ट भी मिला था. लेकिन फाइनली जितने सारे बाद भी, ये बहुत लंबा प्रोसेस था, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दे हैव टू फाइट. फाइनली लास्ट में 1946 में वुमेन लोगों को फ्रांस में राइट टू वोट मिला. बहुत लंबा प्रोसेस था उनको, बहुत. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी क्या होता है, ये स्लेव सिस्टम. स्लेवरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्लेव. स्लेव मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं सर्वेंट. तो ये फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट एक हम देखेंगे, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल, 3 एंगल्स में स्लेव ट्रेड होता था. किस किस के बीच में, यूरोप, अफ्रीका और द अमेरिका, अमेरिकन कॉलोनी जो था. तो ये 3 एरिया के बीच में स्लेव ट्रेड होता था, बिजनेस होता था स्लेव्स को लेके. और ये 17वीं सेंचुरी के आसपास ये स्लेव ट्रेड शुरुआत हुआ. और उनको कैसे रखा जाता था, बहुत बुरी तरह से पूरा टाइटली पैक करके शिप में छोड़ा जाता था. 3-4 मंथ ऐसे लगातार पानी के अंदर जो वॉयेज होता था, जो वाटर वेज में जाते थे अटलांटिक से कैरेबियन सी के बीच में, उनको ऐसे छोड़ा जाता था. और उन जो स्लेव्स को भी प्लांटेशन ओनर्स जो थे, जो कि टी प्लांटेशन, उनको भी बेचा जाता था. और जैसे कि पोर्ट लाइक बोर्डेक्स, नांतेस, ये जो सब ओनर थे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और स्लेव ट्रेड को बहुत फोकस करते थे. और जो कन्वेंशन था 1794 में, ये लीगलाइज किया कि नहीं, सारे जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया जाए. लेकिन ये कुछ क्षण के लिए था, कुछ पल के लिए था.
फिर बाद में 10 years later नेपोलियन जब आए, नेपोलियन बोनापार्ट जब पावर को आए, ये फिर वही स्लेब सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए। जो फ्री स्लेब्स हुए थे वो फिर और एक बार स्लेब के अंदर आ गए। लेकिन फाइनली स्लावरी सिस्टम जो था, फाइनली इट वाज एबोलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनी बाय 1848। मतलब 1848 में पूरा फाइनली स्लेब सिस्टम को बंद कर दिया गया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवोल्यूशन को एवरीडे लाइफ में क्या असर पड़ा था या क्या रिलेशन था। तो जो बास्टाइल फोर्ट 1789 में वो स्टॉर्म किए, तोड़े, इसमें क्या हमको पता चला कि द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप जो था, रिस्ट्रिक्शन ओवर मीडिया जो था, वो एबॉलिश हुआ, रद्द हुआ, स्टप हुआ, बंद हुआ। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन था, मैन को जो मेल मेंबर्स लोगों के लिए जो राइट्स था, जो अधिकार था, उनको क्या मिला ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला और एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, उनका जो लाइफ राइट्स था उनको मिला और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट्स भी मिला था। इसके बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स जो था, उसमें फ्रेंड्स लोगों के बीच में कैसे ये सब रैपिडली स्प्रेड हुआ, गाँव को सब भी स्प्रेड हुआ, तो लोगों के मन में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग ये डेवलप हुआ, जिसके वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सक्सेसफुल पोजीशन में आया था। बहुत सारे प्लेज, ड्रामा, सॉन्ग्स, फेस्टिवल, प्रोसेशन, ये सब भी लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को ये जानकारी के लिए मतलब मदद किया कि एक्चुअल सिचुएशन फ्रांस का कैसा था और कैसे अभी हुए। तो ये लोगों को, जो अनपढ़ थे, जो इलिटरेट थे, उनको ये बताने लगे कि आप लोगों का जो राइट्स है, आपका जो लिबर्टी है, जो जस्टिस है, आप लोगों को ये मिलना चाहिए। तो सारे लोगों का मन में ये खुद का अधिकार पाने के लिए ये बहुत मदद किया जब रेस्ट्रिक्शन ओवर मीडिया जो फ्री हो गया। फिर हम बात करेंगे लास्टली फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये सबसे पहले फोकस किया गया नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में खुद को एम्पायर डिक्लेयर किए। 1804 एक उनका नाम में नेपोलियन कोड भी है, नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियन ने किए क्या, नेपोलियन बहुत सारे चेंजेस लाए थे, इंट्रोड्यूस मेनी लॉज। क्या क्या था, जैसे कि लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए वो बहुत कोशिश किए थे। और क्या किए थे ना, जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, वो जो मेजरिंग करने के लिए जो डेसिमल सिस्टम, वो भी इंट्रोड्यूस किए थे। और जो लिबरेट, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द पीपल टू मेक फ्रीडम देते थे लोगों को, कॉमन पीपल लोगों को फ्रीडम देते थे। और अनफॉर्चुनेटली नेपोलियन बोनापार्ट जो था, वो अपने आर्मी के साथ बैटल ऑफ वाटरलू जो हुआ 1815 में, वो डिफीट हो गए, युद्ध में हार गए। तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी जो था, राइट्स वेर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन द होल प्रोसेस रहा, जिसमें हमको देखने के लिए मिला लोगों का अधिकार, जो डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी, ये कंसेप्ट रख के टोटल फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रोसेस हुआ था। और फाइनली फ्रांस ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से माना गया। और ये सिर्फ फ्रांस का चेंजेस नहीं हुआ, फ्रांस का जो ये एक्टिविटी देख के वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री के ऊपर ये प्रभाव पड़ा। इवन इफ हमारे देश में जैसे कि राजा राममोहन राय, ऐसे लोग भी इन्फ्लुएंस्ड हुए, कुछ हमको सीखने के लिए मिला। हमारे जो ना फ्रीडम फाइटिंग हुआ, हमारे जो आज़ादी के लिए जो फ्रीडम फाइटिंग्स हुआ, इसके लिए बहुत मदद किया। सो डियर व्यूअर, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इज ओवर. Once again, we'll meet in the next chapter, next video. Till that, take care of your studies. And if any extra information, more extra news, you may go through the description for the same. Thank you.